पहला संसार। जमीन पर आग थी। लोग लालच के सामने हार गए। मनुष्यों ने निषिद्ध सूरज को छुआ। गुलाम लोगों ने इच्छा की। सूरज का भगवान प्रकट हुआ। धरती का भगवान क्रोधित हो गया। वह भयावह आग के सांप के साथ आया। उसने संसार को मृत्यु और अंधकार से रख दिया। वह लोग अब दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगे। अगर पहली दुनिया के अंत का कोई निर्धारित क्षण था तो वह रेड लाइन के जन्म का क्षण था। लेकिन हम इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे? यहाँ हम अनुमानों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अग्नि का सर्प, सर्पेंट ऑफ फायर, जो इस कथा में वर्णित है, हमें रक्त से सना स्लड सोक सर्पेंट की याद दिलाता है, जिसका जिक्र ड्यूडोरी और ब्रोगी ने वॉल्यूम पेस में किया था। यह यौरमंगंदर जैसा प्रतीत होता है, वह पौराणिक सर्पा जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरता है। यह एक शक्ति का प्रतीक है जो एक युग के अंत से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हम विशालकायों की दुनिया की बात कर रहे हैं, जो प्राचीन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे हैं। लेकिन एक और रहस्यमयी तत्व, इंट्रिगिंग एलिमेंट है। निषिद्ध सुवन, एक ऐसी चीज जिसे मानवता को छूना नहीं चाहिए था। अगर हम एनरू की मिनी एडवेंचर्स देखें तो उसमें बताया गया है कि प्राचीन काल में चंद्रमा के निवासी पृथ्वी पर आए क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी हो गई थी। लेकिन जब वे पृथ्वी पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ये पहले से ही किसी और द्वारा बसी हुई थी। अब अगर ये चंद्रमा के लोग तकनीकी रूप से अधिक उन्नत, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड थे, तो उनके और पृथ्वी के मूल निवासियों के बीच संघर्ष हुआ होगा। युद्ध, सर्वनाश, जलती हुई पृथ्वी। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था देवताओं और नश्वर प्राणियों के बीच संघर्ष। शक्तिशाली शासक और उनके विरुद्ध विद्रोह करने वालों के बीच लड़ाई। एक प्राचीन चित्रण में हमें एक यांत्रिक नगर दिखाई देता है जहां धुआं छोड़ती चिमनियां हैं। यह वानों की तरह लगता है, लेकिन यह प्राचीन चंद्रमा चित्रण जैसा भी है। उस चित्र में छोटे प्राणीज अपने हाथों में चमकते गोले, ग्लोइंग ऑर्ब्स पकड़े हुए हैं। छोटे सूलसंस ये क्या दर्शाते हैं? संभवतः ये गुलाम थे जिन्हें पृथ्वी की गहराइयों में उतरने के लिए मजबूर किया गया था, ताकि वे एक निषिद्ध ऊर्जा, फॉरबिडन एनर्जी, एक अनंत ऊर्जा, इन्फिनिट एनर्जी, वही जिसका उपयोग देवता अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए करते थे। लेकिन गुलामों की स्वतंत्रता की इच्छा, डिजायर फॉर फ्रीडम, बढ़ती गई। वे अब केवल देवताओं के उपकरण नहीं बनना चाहते थे, वे निषिद्ध सूर्य चाहते थे। वे खुद देवताओं की तरह बनना चाहते थे। और यही वह क्षण था जब सब कुछ बदल गया। जिस क्षण मानवता ने दिव्य ऊर्जा ऊर्जा को प्राप्त करने की इच्छा जताई, सूर्य देवता प्रकट हुए। ये एक ऐतिहासिक क्षण, मॉन्यूमेंटल इवेंट था, जो प्रोमीथियस की कथा जैसा लगता है। वह टाइटन जिसने देवताओं से अग्नि चुराई और उसे मनुष्यों को दे दिया, लेकिन उसका दंड भयानक था। पृथ्वी देवता क्रोधित हो गए। वह कौन था? क्या वह कोई वास्तविक प्राणी, फिजिकल था, या फिर सत्ता का प्रतीक, मेटाफोर ऑफ एब्सोल्यूट पावर? क्या वह पृथ्वी का स्वामी था या कोई राजा जो अपनी शक्ति खोना नहीं चाहता था? जो भी हो, उसकी क्रोध शक्ति विनाशकारी थी, ने संसार को मृत्यु और अंधकार से ढक दिया। और उसी क्षण मानवता का विभाजन स्थायी हो गया। रेड लाइन का निर्माण हुआ। रेड लाइन ने दुनिया को 4 महासागरों में बांट दिया। देवता गॉड्स शीर्ष पर बस गए, अपने नए सिंहासन पर जो उन्होंने अपने लिए बनाया था। अब एक अविनाशी सीमा, बाउंड्री बन गई, जिसने मनुष्यों को उनके स्वतंत्रता के सपनों से हमेशा के लिए अलग कर दिया। और इसी तरह पहली दुनिया का अंत, फर्स्ट वर्ल्ड्स एंड, हो गया। लेकिन एक सवाल बाकी है। बट गुलामों द्वारा खोदी गई सुरंगें, टनल्स कहाँ जाती थीं? क्या वे किसी और जगह तक पहुंचती थीं? एक प्राचीन कथा बताती है कि पृथ्वी के भीतर एक गुप्त संसार मौजूद है, जहां एक अनंत सूर्य जलता है। एक छिपी हुई सभ्यता, हिडन सिविलाइजेशन, जहां विश्व का राजा शासन करता है।
क्या हो अगर गुलाम जब वे पृथ्वी की गहराइयों में उतरे तो उन्होंने उसी छुपे हुए साम्राज्य को खोज लिया? शायद निषिद्ध ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश में उन्होंने एक भूला बिसरा स्थान खोज लिया जहां प्रकाश पृथ्वी के केंद्र में चमकता था। लेकिन जब पृथ्वी देवता को इस गुस्ताखी का एहसास हुआ तो उसने उस मार्ग को हमेशा के लिए सील कर दिया। क्या हो अगर रेड लाइन सिर्फ एक भौगोलिक सीमा जियोग्राफिकल बाउंड नहीं बल्कि एक कृत्रिम निर्माण आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जिसका मूल उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े रहस्य ग्रेटेस्ट ट्रूथ को छुपाना था? क्या लाफ टेल का प्रवेश द्वार वहीं छुपा है, वह सत्य जो सदियों से दफन है? दूसरा अंसार शून्यता में सांस थी। जंगल के भगवान ने राक्षसों को भेजा। सूरज बस युद्ध की आग फैला रहा था। अर्धचंद्रा के लोग सपना देखे, चंद्रमा के लोग सपना देखे, मनुष्य ने सूरज को मारा और भगवान बन गया। समुद्र का भगवान क्रोधित हो गया, वे लोग अब दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगे। एक प्राचीन दुनिया की कहानी। शून्य में एक नई दुनिया का जन्म हुआ। जीवन का एक नया स्वर रोशन हुआ, लेकिन इस नए युग का एक घनिष्ठ इतिहास था। एक पुराना युग जो शायद आज सिर्फ कहानियों में बचा है। अवकारम। सब कुछ तब बदला जब धरती के देवता का प्रकोप आया। उसने सब कुछ मौत और अंधेरे से ढक दिया और इस तरह दुनिया एक नए आरंभ की तरफ बढ़ी। लेकिन यह अंत सिर्फ एक नए युग की शुरुआत थी। जीवन को पूरा खत्म नहीं किया जा सकता। जीवन हमेशा अपनी जगह बनाता है। और फिर नए युग में दुनिया एक बार फिर फल फूल गई। प्रकृति फिर से जीवंत हो गई। लेकिन इस नए युग में दो नए तत्वों का आगमन हुआ। वन का देवता इस नए युग का एक अलग ही किरदार था। उसने धरती पर राक्षस, लेकिन ये राक्षस असल में डेविल फ्रूट्स थे। इन फलों के माध्यम से लोगों के सपने, उनकी उन्नति की चाहत और उनके विचार एक नई शक्ति में बदल गए। लेकिन ये भी एक रिडल था, क्योंकि हर शक्ति एक कर्स के साथ आई थी। दूसरी तरफ सूरज का स्वरूप भी बदल चुका था। पहले सूरज एक उधार देने वाला, मुक्तिदाता, एक कृपालु देवता था जो गुलामों की प्रार्थनाओं से प्रकट होता था। लेकिन अब सूरज एक विध्वंसक शक्ति बन चुका था। यह है जो हमें टेक्स्ट बताता है। और फिर इस नए युग में एक और नए बल का आगमन हुआ, गिगन्स एल्बाफ का साम्राज्य। शमरॉक ने हमें एक संकेत दिया था कि एक समय पुराने इस नए युग के शुरुआत में राज करते थे। ये सूरज से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये सूरज शांति लाने की जगह युद्ध और विध्वंस को बढ़ावा दे रहा था। इस महायुद्ध के बीच एक और कहानी छुपी थी। हमने देखा है कि कई बार आधा चांफ मून को डी क्लैन के साथ जोड़ा गया था। ये एक पुरानी सभ्यता थी, एक सपना जो चांद के लोगों से जुड़ा था। और ये सपना जॉय बॉय के अंदर भी था। जॉय बॉय, जो कि निका का फिनोमी, मॉडल निका का धारक था, शायद इसी नए युग का एक प्रतिबिंब था। लेकिन अगर सूरज तब एक विध्वंसक रूप ले चुका था, तो इसका मतलब यह था कि जॉय बॉय भी एक ऐसा व्यक्ति था जो दुनिया में हलचल मचा रहा था, नए सपनों को जागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युद्ध के बीच था। और एक संभावना यह भी है कि जॉय बॉय भी डी क्लैन का हिस्सा था। यह कहा नहीं गया है, लेकिन हम इसे सोच सकते हैं। उसका सपना एक सपना था जो लुनेरियंस और डी क्लैन के सपनों से जुड़ा था। इसी वजह से किंग भी उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि जॉय बॉयज के लोग एक एक ही सपने से जुड़े थे। इंसान ने भगवान बनने का सपना देखा, लेकिन यहाँ एक और नया मोड़ आया। इंसान ने सपना देखा कि वह खुद भगवान बन सके। पहले भी इंसान ने सूरज तक पहुंचने की कोशिश की थी और देवता ने उन्हें सजा दी थी। शायद उसी सजा का एक हिस्सा थी, लेकिन अब इंसान ने सूरज का विनाश कर दिया। इंसान ने जॉय बॉय को मार दिया, इंसान ने निका को मार दिया, और इसी के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। ये वही समय था जब इमुसमा और उनके साथी, वो बीसी परिवार जिनसे थेनरियुबितो बने, ने अपना शासन स्थापित किया। वेगापंक और सेकोंग हमें ये बताता है कि सेको वॉइड सेंचुरी का अंत तभी होता है जब जॉय बॉय की मृत्यु होती है। ये वही समय था जब वर्ल्ड गवर्नमेंट का जन्म हुआ। इसका मतलब है कि इंसान ने एक ऐसे युग का आरंभ किया जिसमें वह स्वयं भगवान बन गया और सूरज को मिटा दिया। लेकिन यहाँ एक और देवता का प्रकोप शुरू हो गया, समुद्र का देवता पोसाइडन। पोसाइडन ने देखा कि इंसान ने सूरज का विनाश कर दिया, और इस वजह से पोसाइडन गुस्से में था। इस वजह से एक दूसरा वचन टूटा गया।
जॉय बॉय ने एक वचन दिया था जो पूरा नहीं हो सका और इसलिए पोसेidon गुस्से में था। जॉय बॉय को पहले ही मालूम था कि उसका अंत आने वाला है, इसलिए उसने पोसेidon के लिए माफी का फोनेग्लिफ छोड़ा। और यहाँ हम दो मुख्य शब्द अब देखेंगे। सूरज और धरती के देवता अलग हो गए और रेड लाइन ने दुनिया को बांट दिया। धरती अंधेरे में लिपट गई और इंसान सूरज से दूर हो गया। इंसान और समुद्र एक दूसरे से कभी नहीं मिल सके। यही वजह है कि फिशमैन लोग हमेशा धरती की रोशनी देखना चाहते हैं, लेकिन उनके और सूरज के बीच एक अंतर है, एक दूरी है जो कभी नहीं मिटाई गई। तीसरा अध्याय अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, बल्कि यह वर्तमान में अनफोल्ड हो रहा है। इसलिए जो बच्चे एडम ट्री पर म्यूरल भित्तिचित्र बना रहे थे, उन्होंने दरअसल उस समय की घटनाओं और अतीत में हुई घटनाओं को चित्रित किया था। अगर हम एजेस रिपीटिंग की कॉन्सेप्ट को माने, तो जब फाइनल वॉर आएगी, तो यह सब फिर से देखने को मिलेगा। बस कैरेक्टर्स और इंटरप्रिटेशंस अलग होंगे, लेकिन कहानी वही रहेगी। अब केंद्र में हमारे पास क्या है? फ्रैंकी और एडम ट्री के अलावा अगर ध्यान दें तो नीचे ड्रैगन और सांप की लपटें हैं और उसके नीचे एक उड़ने वाली आर्क जो बिजली छोड़ रही है। इट लुक्स वेरी सिमिलर टू एनल्स आर्क मैक्सिम, लेकिन ये यूरेनस की एक छोटी भी हो सकती है। आफ्टर ऑल, मैम ड्रैगन एनएल का वह पावरफुल अटैक जिससे उसने स्काइपी को तबाह कर दिया था, काफी मिलता जुलता है जिससे यूरेनस ने लुलूसिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। बस ये छोटे स्केल पर है। अब उस आर्क के अंदर देखें, वहां जानवर और इंसान दोनों हैं और उसकी दाईं तरफ एक एंजल है। ये मानव जाति के लिए सल्वेशन का प्रतीक है, क्योंकि दुनिया डूबने वाली थी। हो सकता है कि उन्होंने पहले ही देख लिया हो कि जब इन वेपन्स का इस्तेमाल होता है तो दुनिया कैसी तबाह होती है। इसलिए आर्क का निर्माण किया गया जिससे मानव जाति और जीवों को बचाया जा सके। लेकिन फिशमैन के लिए ये जरूरी नहीं था, क्योंकि वे आसानी से तैर सकते थे और सतह पर आ सकते थे। इनफैक्ट वे ड्राउनिंग से इम्यून थे। अब वो इंसान जो एक बोट पर बैठा है और जिसके सिर पर क्राउन है, ये बोट है, उसके दो पैडल्स चप्पू भी हैं। इसका मतलब ये किसी और का सिंबल हो सकता है, शायनी दुनिया का राजा, या फिर अर्थ गॉड भी हो सकता है, जिसका जिक्र पहले पार्ट में हुआ था। वह भी इस ग्रैंड चेस बोर्ड के खेल का एक हिस्सा था, लेकिन कौन था और कहां से आया ये नहीं पता। केंद्र में एडम ट्री है, शायद यही डेविल फ्रूट्स का सोर्स हो। हु नोस, हो सकता है कि ये फॉर भी हो, एक इंडिस्ट्रक्टिबल ट्री जो हर युद्ध और हर विनाश को झेल चुका है। अब बाईं तरफ देखो, वहां ऊर्जा की रहस्यमयी गेंदें हैं जिन्हें दाईं तरफ जमीन से निकाला जा रहा है। और बिल्कुल बाईं ओर एक अंधेरा दानव डार्क डीमन है जो सूरज को खा रहा है। उसके हाथ में सूरज है, लेकिन हो सकता है कि यह एनर्जी हो। उसके नीचे एक वॉरियर फील्ड शिप है जो शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट का सिंबल हो। तो क्या ये ईमू समा हो सकता है? मे बी, क्योंकि ये पुरानी घटनाएं दिखा रहा है। और नीचे वो बेत्सी परिवार हो सकते हैं जिन्होंने ईमू के साथ मिलकर युद्ध लड़ा। अब निका जॉय बॉय को देखो, वह एक प्राचीन विशालकाय एंशिएंट जायंट है जिसके पास एक विशाल तलवार है। शायद यही एल्बाफ में फंसी हुई बड़ी तलवार है। और फिर एक रोबोट जिसका डिजाइन भी एक एंशिएंट जायंट जैसा है। वहां सूरज के निशान वाली जहाजें हैं। क्या यो की अलाबास्टा का फ्लैग भी एक सूरज का प्रतीक है? या फिर ये शैंडिया हो सकते हैं? वनों के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका सिंबल भी सूरज था। और नीचे देखो, वनों का एक समुराई और निंजा भी हैं। अब सबसे रहस्यमयी चीज, ऊपर एक तैरती हुई व्हेल है जिसे बारिश की बूंदें गिर रही हैं। अब ये प्योर स्पेक्यूलेशन है, लेकिन जब शैंडिया अपने देवताओं को बुलाते हैं तो वे चार गॉड्स का नाम लेते हैं। सूर्यदेव सन गॉड, वृक्षदेव फॉरेस्ट गॉड, पृथ्वीदेव, वर्षादेव रेन गॉड। लेकिन इस चैप्टर में केवल सी गॉड का जिक्र हुआ है। तो क्या यह रेन गॉड का संकेत हो सकता है? वन पीस में वेल्स मछलियां बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। हमने वेल ट्री देखा है। तीसरा संसार अराजकता चाओस में खालीपन वॉइड था। असुविधाजनक अनवांटेड छायावादा किए हुए दिन को याद किया, अधूरे चंद्रमा की आवाज सुनी।
सूरज का भगवान नाचा और हंसा, संसार को अंत की ओर ले गया। सूरज वापस लौटा, नया सवेरा आएगा, वे लोग जरूर मिल सकेंगे। चाओस के अंदर एक खालीपन है, एक वॉइड जो भर नहीं सकता। 800 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अपना नया दुनिया बनाया, जिसमें इंसान भगवान बनने में सफल हो गए। लेकिन इस नई दुनिया का एक साइड इफेक्ट था, भूलना। पहले की दुनिया का असली इतिहास मिटा दिया गया, लेकिन कुछ भटकती हुई परछाइयां अब भी हैं जो सच्चाई को याद करती हैं। हॉलो शेल्स, खोखले लोग, जिनमें असली यादें नहीं हैं। मगर फिर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पुरानी दुनिया की निशानियां बची हैं। आलूबार्ना का महल, ओहारा का पेड़, फल, सब कुछ गवाही देते हैं कि दुनिया पहले भी थी। लेकिन जो छुपाना था वह छुपा दिया गया। लेकिन एक प्रॉमिस दिया गया था। जॉय बॉय और पोसेइडोन ने समुद्र के देवता से कुछ वचन दिया जो पूरा नहीं हो सका। इसी वजह से समुद्र का देवता गुस्सा हो गया। ये पत्थर के टुकड़े सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये एक संदेश है। ये वही डी जो कि हाफ मून इच्छा है, वो हाफ मून की आवाज जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मिटा देना चाहा, मिटाना चाहती है। वो सपना जो आधे चांद के लोग और लूनेरियंस के लोग साथ मिलकर देखा करते थे, यही है जो सत्ता मिटाना चाहती है। ये फिर आहे तीसरा सूरज देवता। गिगन्स हमेशा लड़ते रहे, ये एक विनाशक है, ना ही ये एक रक्षक है, ना ही ये एक नाचने वाला भगवान है। पहली दुनिया में निका एक उम्मीद था। जब गुलाम उसको पूजते थे, वह आता था आज़ादी देने, लेकिन भगवानों ने रेड लाइन बना दी। दूसरी दुनिया में निका एक योद्धा था। लड़ा संग्राम, सब कुछ आग बन गया, समुद्र में डूब गया। और अब तीसरी दुनिया में निका एक नाचने वाला, हंसने वाला देवता है। वह बस हंसी है, मस्ती है, पूरी आजादी है। अब वह दुनिया को अंत तक ले जा रहा है, एक सवेरे की तरफ। पर यहाँ एक सबसे बड़ा मगर है। अगर निका दुनिया के अंत तक ले जा रहा है, तो सूरज इस बार वापस आएगा। जो पहली दुनिया में ढक दिया गया था, जो दूसरी दुनिया में ठुकरा दिया गया था, वह तीसरी दुनिया में फिर से उभरेगा। और तब सूरज का देवता, जमीन का देवता, समुद्र का देवता, वे लोग जरूर मिल सकेंगे। समुद्र के राजा पोसाइडोन के बारे में बात करते हैं और एक भविष्यवाणी सुनाते हैं। हमारा राजा जन्म लेगा और एक दूर समुद्र में दूसरा राजा भी जन्म लेगा। जिस दिन ये दोनों राजा फिर से मिलेंगे, उस दिन वेल्स भी खुशी मनाएंगी। हमने बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब बस थोड़ा समय बचा है और इस बार सब कुछ सही दिशा में जाएगा। 10 साल जन्म लेने के लिए, 15 साल बड़ा होने के लिए, और फिर भाग्य पूरा होगा। पोसाइडोन तो निश्चित है, लेकिन दूसरा राजा कौन है? वह शायद सूर्य देवता नहीं है, बल्कि पृथ्वी का देवता है। दोनों का संबंध सूर्य से है, लेकिन उनके रास्ते अलग हैं। पहले ने सूर्य को छिपा दिया और दूसरे ने उसे ठुकरा दिया। लेकिन जब सूर्य लौटेगा, तो दोनों उससे फिर से जुड़ जाएंगे। शायद यही इस प्रोफेसी की असली की है। जब एमिट ने जॉय बॉय से माफी मांगी, तो किस लिए? क्योंकि वह उसे राजा नहीं बना पाया। और लफी, वह राजा बनना चाहता है, पायरेट किंग, लेकिन वह सूर्य देवता का प्रतीक भी है। तो फिर दूसरा राजा कौन है? इतने सारे संकेत हैं, लेकिन पजल अभी भी अधूरा है। जब रैफ्टल पहुंचा तो उसे सब कुछ पता चल गया। वॉइड सेंचुरी, डी की फैमिली, एंशिएंट वेपन्स। और उसने हंसना शुरू कर दिया। वह हंसा क्योंकि उसने कुछ अनमोल देखा। उसने कहा, जॉय बॉय, काश मैं तुम्हारी ही टाइमलाइन में पैदा होता। लेकिन क्या सच में वह युद्ध के दौर में जीना चाहता था, या फिर वह भविष्य के बारे में बात कर रहा था, एक नए युग के सूर्योदय के बारे में जो 82 साल बाद आएगा? फिर क्लोवर हमें बताता है एंशिएंट किंगडम के बारे में। वह महान साम्राज्य जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन था, इतना खतरनाक कि उसका नाम लेना भी मौत बुलाने जैसा था। और वेगापंक इसे कंफर्म करता है। वह सभ्यता हाईली एडवांस्ड थी। लेकिन अगर वह इतनी एडवांस्ड थी, तो हार कैसे गई? शायद उत्तर उस खोई हुई ऊर्जा में छिपा है। 900 साल पहले ये दुनिया एक अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स से जुड़ी थी, लेकिन महायुद्ध के बाद वह ऊर्जा दुनिया से गायब हो गई या छिपा दी गई। यही ऊर्जा वेगापंक फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था,
और फिर आता है ईमू। जब उसने कोबरा से बात की तो उसने कहा कि डी का वंश उसके सबसे पुराने दुश्मन है। लेकिन उसने देवताओं का जिक्र नहीं किया, सिर्फ आधा चांद की बात की। और उसने लिली पर आरोप लगाया कि उसने पोनेग्लिफ्स को दुनिया में फैला दिया। पर लिली ने ऐसा किया कैसे? शायद ईमू के पास सभी पोनेग्लिफ्स थे, तो लिली ने उन्हें छिपाकर कैसे फैला दिया? और क्यों? शायद जवाब वानो के कोजुकी क्लैन में छुपा है। उन्होंने ही पोनेग्लिफ्स को गढ़ा था। उनके नाम में ही चांद की रोशनी छिपी है। ये सब फिर से चांद से जुड़ता है। कोजुकी का प्राचीन स्क्रिप्ट अंतरिक्ष से आया हुआ लगता है। और लोडस्टार, जो अंतिम दिखाई देने वाला द्वीप है, वहां इन पोनेग्लिफ्स और रोड पोनेग्लिफ्स का सच सामने आता है। रॉजर ने व्हाइट बियर्ड से कहा, तुम जानना चाहते हो कि रैफ्टेल कैसे पहुंचा जाता है? और व्हाइट बियर्ड ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सच्चाई नक्शों में नहीं, बल्कि जान में छिपी है। लेकिन फिर टीच का क्या? वह अंधकार, डार्कनेस का प्रतीक है, एक अंधेरा जो सूर्य को निगल जाता है। लेकिन फिर भी वह भी डी का वंशज है, हाफ मून का सदस्य। तो फिर वह इस खेल में कहाँ फिट होता है? और फिर न्यूगेट ने भविष्यवाणी की थी, एक दिन कोई आएगा जो सैकड़ों वर्षों का भार उठाएगा और पूरी दुनिया को चुनौती देगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट इस युद्ध से डरता है। उन्हें डर है कि जब वन पीस का रहस्य खुलेगा, दुनिया उलट जाएगी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मेटाफोर है, या फिर सचमुच कुछ भौतिक रूप से उलटने वाला है? अगर अर्थ हॉलो थियरी सच हो और धरती के अंदर एक अनंत ऊर्जा स्रोत हो, तो अगर दुनिया सच में फ्लिप हो गई, तो क्या हम उस ऊर्जा तक पहुंच सकते हैं? ओडिन ने उसे कहा था, 20 साल में समुद्र 2 हिस्सों में बन जाएगा, और जब ऐसा होगा, दुनिया पलट जाएगी। तोकी खुद वॉइड सेंचुरी से आई थी। लेकिन क्यों? क्या वह भाग रही थी? या फिर उसे किसी को ढूंढना था, कोई जो उसकी जिम्मेदारी पूरी करे? और फिर मोमोनोस्के, वह जुनेशा से बात कर सकता है। वह विशाल हाथी जिसने कोई अपराध किया था। क्या उसने जॉय बॉय के साथ विश्वासघात किया? क्या उसने ईमू की मदद की? इतने सारे पीसेस हैं जिन्हें जोड़ना अभी बाकी है। शायद मैं गलत हूँ। शायद तुम्हारे पास इससे अलग थियरी हो। डी का असली मतलब क्या है? क्या डी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि पूरे एंशिएंट किंगडम का पहला अक्षर है? अगर ऐसा है, तो जिनके नाम में डी है, वे उसी खोए हुए साम्राज्य की वसीयत को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक दिन ये वसीयत फिर से चमकेगी।